हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है, ये मेरा केमिस्ट्री पर आधारित चौथा वीडियो है और परमाणु संरचना पर आधारित यह मेरा अंतिम वीडियो होगा, क्योंकि परमाणु संरचना से आपके पीएटी एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं वो इन 4 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले 3 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बोर के अनुसार, जो वैज्ञानिक बोर है उनके अनुसार परमाणु की त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है बोर के अनुसार। ठीक है, तो देखते हैं परमाणु की त्रिज्या बोर के अनुसार किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो देखेंगे दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम लोग त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रेडियस। यहाँ पर परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है, इस कारण हम लोग यहाँ पर Rn से प्रदर्शित करेंगे। परमाणु की त्रिज्या को Rn से प्रदर्शित की जाती है। तो Rn बराबर होता है n² बटा z। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों? Rn इज इक्वल टू, यानी कि परमाणु त्रिज्या बराबर क्या होता है? n² बटा z, जहां पर n कक्षक को प्रदर्शित करता है। n किसको प्रदर्शित करता है? कक्षक को, परमाणु कक्षक को प्रदर्शित करता है। और z जो है वो परमाणु क्रमांक को। z किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों? परमाणु क्रमांक को। ठीक है, यहां पर परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? Rn इज इक्वल टू n² बटा z, जहां पर n कक्षक को प्रदर्शित कर रहा है और z परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो प्रश्न दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पीएटी 2016 का प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस तथा लिथियम 2+ के प्रथम कक्षा के परमाणु त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन, हीलियम तथा लिथियम के प्रथम कक्षा के त्रिज्याओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। क्या है फॉर्मूला? n² बटा z। तो सबसे पहले हमको देखना है हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी है। एक एक तत्वों का हम लोग परमाणु त्रिज्या निकालेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी है? तो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या H तो हाइड्रोजन को प्रदर्शित कर रहा है, R किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों? रेडियस को। और यहां पर N के स्थान पर क्या लिख दिया हूं? 1 लिख दिया हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर कक्षक, कौन से कक्षक की बात कर रही है? पहले कक्षक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर N के स्थान पर क्या आ गया? 1 आ गया। अब देखते हैं n² बटा z। N का मान, यानी कि कौन सा कक्षक? प्रथम कक्षक बोला गया है, तो n का मान 1। 1 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों? 1 आता है। और वहीं पर z, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 1 होता है, तो 1/1 कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। ठीक है, उसके पश्चात He+, यानी कि हीलियम प्लस की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? यहां पर देखेंगे कौन सी कक्षक की बात की जा रही है प्रश्न में? पहले कक्षक की, तो 1 आ गया। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है, तो कितना आ गया? 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.50 या फिर 0.5 लिखेंगे तो भी काफी है। अब यहां पर Li2+ या फिर लिथियम 2+ की परमाणु त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? कौन से कक्षक की बात की जा रही है? 1, तो 1 का स्क्वायर बटा लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है, तो कितना आ गया? 1/3। 1/3 को क्या लिखा जा सकता है? 0.33। यहां पर इनके त्रिज्याओं को ज्ञात किया जा चुका है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। तो हाइड्रोजन के लिए त्रिज्या कितना निकाला हमने? 1। हीलियम के लिए कितना निकाला? 1/2, यानी कि हमने निकाला था वहां पर 0.50, उसको मैं 1/2 लिख सकता हूं, जो कि मैंने दिखाया है। वहीं पर लिथियम को क्या लिखा जा सकता है? 1/3। लेकिन त्रिज्याओं को कभी भी हमें पूर्ण संख्या के रूप में ज्ञात करना है। यहाँ पर 1/2 लिखा है, ये तो भिन्न है, ये कोई पूर्ण संख्या नहीं है। या फिर इसी के स्थान पर दशमलव के रूप में क्या लिखता? 0.50, वो भी सही नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ? त्रिज्याओं को हमेशा, या फिर त्रिज्या के अनुपात को हमेशा किस में लिखना चाहिए? हमको पूर्ण संख्या के रूप में लिखना चाहिए, पूर्णांक के रूप में लिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक के रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे आप यहाँ पे जो यहां पर हर है उनका लघुत्तम निकाल लेते हैं। हर के रूप में हमें क्या नजर आ रहा है? 2 और 3। 2 और 3 का जब हम लोग लघुत्तम निकालते हैं दोस्तों तो कितना आता है? 6 आता है। अब इस 6 का क्या किया जाए?
अब 6 को दिए गए अनुपात से गुणा करना है। अब 1 का गुणा मैं 6 से करता हूं तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6। अब 1/2 का गुणा 6 से करना है। अब 1/3 का गुणा 6 से करना है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कितना आ गया अनुपात हमारा, 6:3:2। बात क्लियर है दोस्तों। हाइड्रोजन, हीलियम तथा लिथियम के प्रथम कक्षा के त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 6:3:2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना है बोर-बरी का सिद्धांत। बोर वैज्ञानिक के बारे में तो हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर और एक वैज्ञानिक आ रहे हैं जिनका नाम है बरी, और ये जो अभी का सिद्धांत है वो बोर-बरी का सिद्धांत कहलाता है, क्योंकि इस सिद्धांत को बोर तथा बरी दोनों ने दिया था। तो बोर-बरी का सिद्धांत जो है वो कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित है। मैंने क्या बोला दोस्तों, बोर-बरी का जो सिद्धांत है वो कक्षक में या फिर कोशों में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। तो परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। तो बोर-बरी की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। बोर-बरी के सिद्धांत के अनुसार कोशों या कक्षकों में, क्या बोला जा रहा है, बोर-बरी के सिद्धांत के अनुसार कोशों या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी या फिर इलेक्ट्रॉन किस आधार पर भरे जाएंगे, 2n² के आधार पर भरे जाएंगे। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, बोर-बरी के सिद्धांत के अनुसार कोशों या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस आधार पर भरे जाएंगे, 2n² के आधार पर भरे जाएंगे। ये किस प्रकार से काम करता है अभी देखेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, यह सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर बताया था, ये नाभिक है, उसके चारों तरफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। पहले कक्षक को 1 या फिर k के नाम से जाना जाता है, दूसरे को 2 या l, तीसरे को 3 या m, चौथे को 4 या n, पांचवे को 5 या o, वैसे ही छठवां आएगा, वैसे ही सातवां आएगा। ठीक है दोस्तों। हमको यह तो पता है कि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन किस किस कक्षक में चक्कर लगाते हैं ये आपको नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं बोर-बरी का जो सिद्धांत है, यानी कि हमने जो पढ़ा कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस आधार पर भरे जाते हैं, 2n² के आधार पर भरे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर n जो है वो कक्षक को प्रदर्शित करता है। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, n जो है वो कक्षक या कोशों को प्रदर्शित करता है। तो पहले कोश के लिए, फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो देख लेते हैं। 2n पहला कोश है, इस कारण 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। टोटल कितना आ गया, 2 × 1 कितना आता है, 2। तो पहले कक्षक में या फिर पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वैसे ही दूसरे कोश के लिए, सेकंड कोश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 × n का स्क्वायर। दूसरा कोश है, दूसरा कक्षक है, इस कारण क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, 2 × 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 8। दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 3 4 5 6 7 8। बात क्लियर है। अब तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे दोस्तों, तो थर्ड होता है 2 × 3⁻²। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरे कक्षक की बात की जा रही है, इस कारण 3 लिखा गया है। तो 3⁻² कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। 9 दूनी 18, यानी कि तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही फोर्थ, चौथे में कितने भरे जाएंगे देखते हैं। फोर्थ में 2 × 4⁻²। 4⁻² का मतलब होता है दोस्तों 16, 16 दूनी 32। तो चौथे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे दोस्तों, 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको याद रखना है, इसके बाद जितने भी कक्षक आएंगे, 5वां आए चाहे 6वां आए चाहे 7वां आए, वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 की 32 रहेगी। आप सोच रहे होंगे कि 5वां में क्या होना चाहिए था, n के स्थान पर कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो बोर-बरी का सिद्धांत है वो यह बताता है कि प्रथम कक्षा से लेकर चौथी कक्षा तक, यानी कि n तक ही यह नियम काम करता है। उसके बाद जितने भी कक्षक होंगे उन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों। क्लियर है।
पहले में कितना पाया गया? 2 पाया गया, दूसरे में 8 पाया गया, तीसरे में 18 पाया गया, चौथे में 32 पाया गया, पांचवें में 32, छठवें में 32। इस प्रकार से इस चीज को आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आपको इस वक्त स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्रश्न है, बोरबरी के मॉडल के आधार पर, क्या प्रश्न पूछा गया है? बोरबरी के मॉडल के आधार पर तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला गया दोस्तों? बोरबरी के सिद्धांत के आधार पर तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, जिसका पहला ऑप्शन दिया गया है प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के तुल्य, प्रथम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों के तुल्य। दूसरा है प्रथम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का 3 गुना। तीसरा है प्रथम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का 5 गुना। और चौथा है प्रथम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का 9 गुना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग। जैसे कि बताया गया है कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2। दूसरे में कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 8। तीसरे में कितने पाए जाते हैं बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार? 18। चौथे में कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 32। बात क्लियर है? प्रश्न पूछा गया है पहले कक्षक और तीसरे कक्षक में, पहले और तीसरे कक्षक में। यदि यहां पर देखा जाए पहला और तीसरा कक्षक, यानी कि तीसरा कक्षक जो है वो पहले कक्षक का कितना गुना है? 9 गुना है, क्योंकि जब मैं 2 में 9 का गुणा करता हूं तभी तो 18 आता है दोस्तों। तो पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनसे 9 गुना अधिक इलेक्ट्रॉन किसमें उपस्थित है दोस्तों? तीसरे कक्षक में। तो इस प्रकार से जो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही आपका जो परमाणु संरचना पर आधारित लेक्चर है वो समाप्त होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो फिजिक्स पर आधारित रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं विदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।